हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। मैं सृष्टि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार विनर क्रश में। आज हम जीएस के 30 क्वेश्चन करेंगे। यह आपका प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें आपके 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से होंगे, 5 क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से, 5 क्वेश्चन आपका भूगोल से होगा, 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से होंगे, 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होगा, संविधान से, और 5 क्वेश्चन आपका साइंस से होगा। कुल हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता हैं। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी वरुण। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में सबसे अधिक देवता इंद्र का उल्लेख है। इनके लिए कुल 250 श्लोक हैं। कुल कितने श्लोक हैं? 250 श्लोक हैं। अग्नि के लिए कुल 200 ऋचाएँ या श्लोक हैं। इंद्र के बाद अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। सोम के लिए 120 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय या ऑप्शन डी आलमगीर आई। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ इलाहाबाद की संधि की? शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 में। यह किसके बीच में होता है? यह मुगल शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया है। इस स्तंभ का व्यास कितना है? इस स्तंभ का व्यास है 23 इंच और इसकी ऊंचाई है 23 फीट 8 इंच। इसका वजन हो जाता है 6 टन का और इस लौह स्तंभ को जंग रोधी बनाया गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध,
हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध और कन्नौज का प्रथम युद्ध। अब हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। यह होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर इसमें विजयी होता है। तराइन का युद्ध होता है 1191 में। यह होता है पृथ्वीराज और गौरी के बीच में यह युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में। इसमें अकबर क्या होता है, विजयी घोषित होता है। 1576 में होता है। फिर आपका आ जाता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब होता है, 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। यह किसके बीच में होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं की बीच में होता है। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा होता है इस कालक्रम के अनुसार देखा जाए, दूसरा तराइन का युद्ध। फिर उसके बाद 1526 पानीपत का युद्ध। यह आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है, यह आपका ऑप्शन पहला हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कन्नौज का युद्ध, चौथा। फिर उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, तीसरा। तो 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसको प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC पीटी के एग्ज़ाम में आ चुका है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, प्यार से दादा भाई नरोजी को क्या कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे अधिक बार की है। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। यह पारसी धर्म से संबंधित हैं। इनका धर्म कौन सा है, पारसी धर्म में। इन्होंने कब अध्यक्षता की, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कोलकाता अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885 में होती है। और उस समय वायसराय कौन है, उस समय वायसराय होते हैं डफरिन। वायसराय कौन होते हैं, डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की। ऑप्शन ए क्रांतिकारी पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिपब्लिकन पार्टी या ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 29 अप्रैल 1939 में कांग्रेस अधिवेशन पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला भारतीय सम्मेलन होता है 18 से 22 जुलाई 1940 में नागपुर में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का हेडक्वार्टर कहाँ बनाते हैं, मुख्यालय या बनाते हैं नई दिल्ली में। और फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सदुल सिंह किविस होते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक
नाम से एक अखबार भी सुभाष चंद्र बोस जी निकालते थे। आपका इससे लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था अधिवेशन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से एक क्वेश्चन आना पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणा आशरफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आशरफ अली जी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से लोकप्रिय कौन थी? अरुणा आशरफ अली थी। जबकि द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन फेमस थे? दादा भाई नौरोजी जी फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी आज़ाद के द्वारा। तो यह पंक्ति बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई है। यह बिहार किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार पटना से संबंधित हैं। बिहार के यह उर्दू कवि हैं। 1921 में सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह गज़ल इन्होंने लिखी थी। भगत सिंह शहीद भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। और यह नारा किसने लिखा था? यह नारा गढ़ा था मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में यह नारा गढ़ा था। इस नारे का इंकलाब जिंदाबाद, इस नारे का अर्थ क्या होता है? लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन, लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन। भगत सिंह के कुछ उक्ति हैं, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। यह भगत सिंह की उक्ति थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा आंध्र में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन सी वंदे मातरम आंदोलन या ऑप्शन डी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा आंध्र के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन को, वंदे मातरम आंदोलन गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन कौन सा है आपका? वंदे मातरम आंदोलन है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा में यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए विलिंगटन, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी इरविन या ऑप्शन डी लिनलिथगो। तो दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था इरविन। यह कब से कब तक था? 1926 से लेकर के 1931 में था। अब इसके कार्यकाल में क्या कौन कौन से आंदोलन हुए देख लेते हैं। 1928 में क्या होता है? साइमन कमीशन।
1930 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च या साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। नवंबर 1930 में क्या होता है? नवंबर 1930 में गांधी इरविन समझौता होता है। जनवरी 1931 में क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। अब देख लेते हैं लॉर्ड विलिंगटन का समय काल क्या है? 1931 से 1936 है। 1931 से 1936 है। अब विलिंगटन के समय क्या क्या घटनाएं होती हैं वो भी देख लेते हैं। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। यह पूना पैक्ट होता है। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी विलिंगटन के समय पे ही होता है। भारत सरकार एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। यह किसके समय में आता है? विलिंगटन के समय में आता है। नेक्स्ट आपका लिन लिथगो, इसका कार्यकाल का 1936 से लेकर के 1944 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू किया जाता है, जबकि विलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम पारित होता है, लेकिन लागू कब होता है? यह लागू होता है लिन लिथगो के समय पर। 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1939 में क्या होता है? दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। अब रीडिंग का समय देख लेते हैं। रीडिंग का समय कौन सा है? 1921 से लेकर के 1926। 1921 से 1926 में चौरी चौरा कांड होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है और 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद का अधिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी आपका हिमाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? यह आपका सिक्किम में स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। या इसके ऊंचाई कितनी हो जाती है? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। यह ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात लगभग बराबर होते हैं या कहाँ पर बराबर होते हैं? ध्रुवों पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी प्रधान यमोत्तर पर या ऑप्शन सी अंटार्कटिक पर। तो आपका दिन और रात कब बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर आपका दिन और रात बराबर होता है। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उससे संबंधित शहर के संबंध में गलत सुमेलित है? ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी नर्मदा पुणे, नर्मदा नदी के किनारे पुणे, ऑप्शन सी गोमती लखनऊ, ऑप्शन डी चंबल कोटा। ब्रह्मपुत्र यह आपका सही है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सियांग मानसरोवर झील के पास से कैलाश पर्वत के चेमांगू डुंग ग्लेशियर से यह निकलता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? दिबांग नदी, लोहित नदी, श्याम नदी, बुरही नदी, दिहंग, तिस्ता
और घनसारी यह इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र के पास कौन कौन से शहर, इस नदी के पास कौन कौन से शहर हैं? गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ शहर है। नेक्स्ट है आपका गोमती। गोमती लखनऊ के पास है, चंबल कोटा के पास, लेकिन चंबल नदी के पास कौन सा शहर स्थित है? कोटा, लेकिन मध्य प्रदेश पुणे के पास स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के पास कौन सी, पुणे नहीं स्थित है। इसके पास कौन सा शहर है? इसके पास में बसा है जबलपुर, और बड़ौदा इसके पास में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गोवा में। तो आपका नागरहोल और बन्नेरघट्टा यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सबसे बड़े थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन बी सी आइवरी कोस्ट या ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो थोरियम के भंडार सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में? यह केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान में पाए जाते हैं। रासायनिक प्रतीक इसका क्या होता है? थोरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? TH होता है। इसके परमाणु संख्या या हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो यह कितना होता है? 90 होता है। और यह क्या होता है? कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SLR का पूरा नाम क्या है? SLR का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल लिक्विडिटी रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रूस्टर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या सिंपल लैंडिंग रेशियो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। सरकार ने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले प्रतिभूतियों को मंजूरी दी है। यह क्या है? वाणिज्यिक बैंक से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के समय हुई। यह किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? 1962 में, 1965 में, 1975 में या 1980 में? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन क्रांति, इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड है। यह स्टार्ट कब होता है? दुग्ध उत्पादन क्रांति या ऑपरेशन फ्लड 1970 में। समाप्त कब होता है? समाप्त होता है 1996 में। दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में होता है। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। फर्स्ट है आपका 1970 से लेकर के 1980, फिर सेकंड चरण है 1980 से लेकर के 1985, थर्ड चरण है 1985 से 1996 में। दूध उत्पादन में हमारे पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पे है। इंडिया आपका फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका USA है और थर्ड पे आपका कौन सा है? पाकिस्तान है। तो राष्ट्रीय क्रांति या फिर हम कहें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब होता है? NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1965 में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंगण, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन आपका बी क्या है? सही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब होता है? 1965 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? ऑप्शन ए पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, या पूरे भारत में एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी पूरे भारत में कई प्रत्यक्ष कर व्यवस्थाएं हैं। ऑप्शन डी पूरे भारत में कई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाएं हैं। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, या क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स है। या कब लागू होता है? यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को यह लागू होता है। यह क्या है? उपभोग कर है। यह कर, इस कर के जीएसटी के 4 स्तर होते हैं। 5%, 12%, 18% और आपका 28%। तो ये क्या है? यह पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। पूरे भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए नियोजित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी मूल्य निर्धारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी लाभ उन्मुख व्यवस्थाएं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था है। योजना 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। अमूर्त का पूर्ण रूप क्या है? अमूर्त का आपको फुल फॉर्म बताना है। एक्वा मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अमर मिशन फॉर रिन्यूअल एंड अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका एक्वा मिशन फॉर रिन्यूअल एंड अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमूर्त का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत थी। इस योजना का उद्देश्य था हरियाली को और सुव्यवस्थित खुले स्थानों पर विकसित करना, प्रदूषण को कम करना, डिजिटल और स्मार्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित? अनुच्छेद 43, 43, 43, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 41। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भाग कौन सा है? भाग आपका आ जाता है 4। यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग कौन करता है? अनुच्छेद 50 अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन से दी जाती है। किससे पेंशन दी जाती है? भारत का समेकित कोष, राज्य का समेकित कोष,
भारत की आकस्मिक निधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन किसके तहत दिया जाता है? यह दिया जाता है भारत का समेकित कोष। सैलरी की बात किसमें की गई है? हमारे अनुसूची में, अनुसूची 2 में हमारे सैलरी की, वेतन और भत्ते की बात की गई है। समेकित कोष से राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता दिया जाता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? भारत का समेकित कोष से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 310। तो राष्ट्रीय आपात से कौन सा संबंधित है? यह आपका संबंधित है अनुच्छेद 352। कुल कितने बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? यह 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध, दूसरा लगा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, और तीसरा लगता है 1975 में आंतरिक विद्रोह या आंतरिक गड़बड़ी की वजह से 1975 में लगता है। आर्टिकल 356 में कौन सा आपातकाल है? राज्य आपातकाल। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। जबकि आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्य प्रशासन से, ऑप्शन बी राजस्व सुधार से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, या ऑप्शन डी स्थानीय स्वशासन से। तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? यह आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थागत की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक का अधिकार। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करना। ऑप्शन 17 आर्टिकल 17 क्या हो जाता है? उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 क्या होता है? जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थागत की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करना। जबकि अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत नहीं है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार है। तो कौन सा गलत होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, यह क्या हो जाता है? अलग गलत हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यह किस भाग में है? यह है भाग 3 में। और यह अनुच्छेद कहाँ से है? 12 से लेकर के 35 तक है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? कुल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 32 क्या हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन की
खोज का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए जे टॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स पी जूल, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड या ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स चैडविक जी को दिया जाता है। जे टॉमसन ने किसकी खोज की थी? जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और पहला परमाणु मॉडल भी किसने पेश किया था? जे थॉमसन जी ने पेश किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तारे का रंग इंगित करता है उसके घनत्व को, उसकी दूरी को, उसकी ऊर्जा को और उसके तापमान को। तो एक तारे का रंग क्या इंगित करता है? तापमान को इंगित करता है। ओ वर्ग के तारे नीले रंग के होते हैं जो सबसे गर्म होते हैं, और एम वर्ग के तारे क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं जो सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस हाइड्रोजन या ऑप्शन डी ठोस नाइट्रोजन। तो शुष्क बर्फ क्या होते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये शीतलक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक आनुवांशिकी बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रंगहीनता, ऑप्शन सी हीमोफीलिया या ऑप्शन डी रंग दृष्टिहीनता। तो आपका आनुवांशिकी बीमारी कौन सा नहीं है? रतौंधी आपका आनुवांशिकी बीमारी नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, या आइजैक न्यूटन को, या अरस्तु को, या फिर रॉबर्ट हुक को। तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। न्यूटन को गति के नियम दिया था। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी। कॉर्क क्या है? एक पेड़ की छाल होता है। फ्रेंड्स, ये आपके कुल 30 क्वेश्चन थे जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। UPSSC PET के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको या सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।